मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर शाम का समय था। झमाझम बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें कार के शीशे पर टकरा रही थीं। अवनी सिंह अपनी लाल रंग की स्विफ्ट कार चला रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज उसकी शादी की 5वीं सालगिरह थी और वह जल्दी से घर पहुंचकर अपने पति राहुल के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। अवनी ने अपने हैंड्स फ्री डिवाइस के जरिए राहुल को कॉल किया। हेलो, मैं अभी ऑफिस से निकली हूं। ट्रैफिक थोड़ा है, लगभग 45 मिनट लगेंगे। तुम घर पहुंच गए? फोन के दूसरी तरफ से राहुल की खुशनुमा आवाज आई। नहीं यार, मैं अभी भी ऑफिस में हूं। इस क्लाइंट मीटिंग में फंस गया हूं। तुम पहले घर पहुंचो, मैं जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूं। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, अवनी मुस्कुरा दी। ओके, कोशिश करना 1 घंटे के अंदर निकल आने की। मैं रास्ते में से केक ले लेती हूं। बाय। कॉल कट गई। अवनी ने रेडियो ऑन किया और गाड़ी को आगे बढ़ाया। बारिश तेज हो रही थी और सड़कें खाली होने लगी थी। अचानक उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। एक काली कार लगातार उसके पीछे पीछे चल रही थी। शुरू में उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह 3 सिग्नल पार करने के बाद भी उसके पीछे ही थी तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई। शायद कोई इत्तेफाक है, उसने खुद से कहा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। काली कार ने भी स्पीड बढ़ा दी। अब अवनी को समझ आ रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने अपना फोन उठाया और राहुल को डायल करना चाहा, लेकिन उस वक्त झटका। पीछे से काली कार ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अवनी का सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी ख्याल जो उसके दिमाग में आया वो था राहुल का चेहरा। राहुल घबराया हुआ था। अवनी को घर पहुंचे 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। उसने 10 बार से ज्यादा फोन किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद फोन की बैटरी डेड हो गई, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी अंतरात्मा कुछ और कह रही थी। अवनी इतनी लापरवाह नहीं थी। सालगिरह के दिन फोन स्विच ऑफ करना, यह तो बिल्कुल भी उसकी आदत नहीं थी। उसने अवनी के दोस्तों और परिवार वालों को फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार रात 11 बजे वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। मेरी पत्नी गायब हो गई है, राहुल ने हांफते हुए कहा। उसने शाम 6 बजे ऑफिस से निकलना था, अभी तक घर नहीं पहुंची। ड्यूटी ऑफिसर ने एक फॉर्म थमाया। भैया, 24 घंटे से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। शायद कहीं दोस्तों के साथ चली गई हो। नहीं, अवनी ऐसा नहीं करती, राहुल चिल्लाया। उसकी कार का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं आप? इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो अभी अभी आए थे, ने हस्तक्षेप किया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? राहुल ने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपकी पत्नी की कार का लोकेशन ट्रैक करते हैं। अगली सुबह तकनीकी टीम ने अवनी की कार का लोकेशन ट्रैक किया। सिग्नल बांद्रा इलाके में एक सुनसान जगह से आ रहा था। पुलिस और राहुल वहां पहुंचे। दृश्य भयानक था। अवनी की लाल कार एक पेड़ से टकराई हुई थी। उसका सामने का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। कार के अंदर खून के निशान थे, लेकिन अवनी कहीं नहीं थी। राहुल की सांसें थम सी गईं। उसने कार के पास पड़ा अवनी का फोन देखा, टूटा हुआ और खून से सना हुआ। इंस्पेक्टर राजेश ने गंभीर होकर कहा, यह केवल एक एक्सीडेंट नहीं है, यहां अपहरण जैसे संकेत हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। राहुल की आंखों में आंसू थे। वह अवनी के टूटे हुए फोन को हाथ में लेकर कांप रहा था। इंस्पेक्टर राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल साहब, हमें अभी धैर्य रखना होगा। यहां पर कई सुराग हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं। पुलिस टीम ने आसपास की तलाशी शुरू कर दी। एक कांस्टेबल ने कार के पास एक चमकती हुई चीज देखी। यह एक सिल्वर कलर की चेन थी, जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट लगा हुआ था। सर, यह देखिए। कांस्टेबल ने चेन इंस्पेक्टर को थमाई। राजेश ने चेन को ध्यान से देखा। पेंडेंट पर RA लिखा हुआ था। राहुल और अवनी? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हां, यह हमारी शादी की पहली सालगिरह का गिफ्ट है। मैंने अवनी को दिया था। वह इसे हमेशा अपने पास रखती थी। इंस्पेक्टर ने चेन को प्लास्टिक बैग में रख लिया। यह हमारे लिए एक अहम सुराग हो सकता है। इधर अवनी को होश आया तो वह एक अंधेरी जगह पर थी। उसके सिर में तेज दर्द था
और शरीर का हर हिस्सा चोटिल महसूस हो रहा था। वह किसी तंग सी जगह पर लेटी हुई थी जहां सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने आंखें खोली, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। यह कहां है मैं? उसने फुसफुसाया। उसने हाथ बढ़ाकर आसपास टटोला। उसे लकड़ी की सतह महसूस हुई। ऊपर नीचे सभी तरफ लकड़ी ही लकड़ी थी। हवा के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ कुछ छोटे छोटे छेद थे जिनसे ऑक्सीजन आ रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ वह एक ताबूत में थी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मदद! कोई है? मुझे बाहर निकालो प्लीज! लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसे लगा जैसे वह जमीन के अंदर दफन है। उसने अपने हाथों से ताबूत की ऊपरी सतह को धक्का दिया, लेकिन वह हिली तक नहीं। वह बुरी तरह से फंस चुकी थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। राहुल, ओ गॉड, राहुल मुझे ढूंढ लेगा, मुझे बचा लेगा। उसने अपनी जेबें टटोली। फोन गायब था। उसकी हाथ की घड़ी और ज्वेलरी भी नहीं थी। बस उसके कपड़े ही थे जो उसने ऑफिस से निकलते वक्त पहने थे। अचानक उसे ऊपर से आवाजें सुनाई दी। 2 लोग बातचीत कर रहे थे। क्या तुमने सुनिश्चित कर लिया कि वह मर चुकी है? एक गहरी आवाज ने पूछा। हां बॉस, मैंने चेक किया, कोई सांस नहीं थी। हमने उसे सीधे यहां दफन कर दिया। दूसरी आवाज ने जवाब दिया। अच्छा किया। अब राहुल को मैसेज भेज दो। अगर उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हम उसकी बीवी का शव भी नहीं मिलने देंगे। अवनी की सांसें थम गईं। ये लोग राहुल को ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्हें लगता था कि वह मर चुकी है। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ख्याल आया, अगर ये लोग जान जाएंगे कि वह जिंदा है तो वह तुरंत उसे मार डालेंगे। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। सबसे सुरक्षित तरीका था कि वह मरने का नाटक करे और इंतजार करे। उसने ताबूत के छोटे छोटे छेदों से हवा के आने की कोशिश की। ऑक्सीजन कम थी, लेकिन इतनी थी कि वह सांस ले सके। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और सोचना शुरू किया कि वह कैसे बच सकती है। राहुल के पास पहुंचने का कोई तरीका, कोई संकेत भेजने का उपाय। उसने अपने आसपास फिर से टटोला। ताबूत की लकड़ी मजबूत थी, लेकिन शायद कोई कमजोर जगह हो। इधर राहुल और पुलिस मुख्य सड़क पर लौट आए थे। इंस्पेक्टर राजेश ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया था। हमें इस चेन के फिंगरप्रिंट्स चेक करने होंगे, इंस्पेक्टर ने कहा, और आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखने होंगे। राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया। पर अवनी, वह कहां होगी? क्या वह सुरक्षित है? हम पूरी कोशिश करेंगे राहुल साहब। आप घर जाइए और अगर कोई फोन आए या कोई संदेश मिले तो तुरंत हमें सूचित कीजिए। राहुल घर लौटा। घर का हर कोना अवनी की याद दिला रहा था। उनकी शादी की तस्वीरें, अवनी के कपड़े, उसका पर्स, सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे वह सुबह छोड़कर गई थी। अचानक राहुल का फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हारी बीवी का शव भी नहीं मिलेगा। हमारी डिमांड का इंतजार करो। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राजेश को फोन किया। उन्हें पता है कि मैंने पुलिस को बताया है, वह अभी जिंदा है ना? राजेश ने गंभीर स्वर में कहा। मैसेज को फॉरवर्ड करो, हम ट्रेस करेंगे। और हां, यह एक अच्छा संकेत है कि वह जिंदा है। अपहरणकर्ता आमतौर पर मुड़ौत के लिए ही संपर्क करते हैं। राहुल ने आंखें मूंद ली। प्लीज गॉड, उसे कुछ मत होने देना। अवनी ने ताबूत में अपने घुटने मोड़े और पैरों से लकड़ी पर दबाव डालना शुरू किया। वह कोई कमजोर जगह ढूंढ रही थी। घंटों की कोशिश के बाद उसे एक कोने में लकड़ी का एक हिस्सा थोड़ा सा नर्म महसूस हुआ, शायद नमी का। अवनी ने अपनी सांस रोक ली। ऊपर खड़े 2 लोगों के बीच बातचीत जारी थी। क्यों खोलना चाहते हो? मरने के बाद लाश से क्या मतलब? दूसरी आवाज ने कहा। बॉस ने कहा है फोटो लेनी है, राहुल को प्रूफ भेजना है कि वह मर चुकी है, पहली आवाज ने जवाब दिया। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। फोटो? मतलब वे ताबूत खोलेंगे? उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को मृत साबित करने की कोशिश की। ऊपर से खुरपा चलने की आवाज आई। वे मिट्टी हटा रहे थे। हर आवाज के साथ अवनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हाथ में लकड़ी का वह टुकड़ा जो टूट कर अंदर आया था, मुट्ठी में भींच लिया। यही उसका एकमात्र हथियार था। ताबूत का ढक्कन हिलना शुरू हुआ। अवनी ने अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दिया और सांस रोक कर रखी। ढक्कन थोड़ा सा खुला
और रोशनी की एक किरण अंदर आई। देखो, बिल्कुल मर चुकी है, एक आदमी ने कहा। दूसरे ने मोबाइल से फोटो खींची। चलो काम खत्म करते हैं। अवनी ने आंखों की एक झिड़ी से देखा। दोनों आदमी मास्क पहने हुए थे, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। तभी एक आदमी ने ताबूत में हाथ डालकर अवनी की कलाई पकड़ी। उसने नब्ज चेक की। अवनी ने खुद को बिल्कुल शांत रखा। कोई हलचल नहीं है, चलो बंद करो इसे। ढक्कन फिर से बंद हो गया। अवनी ने सांस छोड़ी। वह बच गई थी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वे राहुल को उसकी मौत का प्रूफ भेजने वाले थे। इसका मतलब राहुल उसे मरा हुआ समझेगा और शायद खोज बंद कर देगा। उसने फौरन अपना काम शुरू किया। लकड़ी के उस नर्म हिस्से को तोड़ने लगी। अब उसे जल्दी थी। घंटों की मेहनत के बाद छेद इतना बड़ा हो गया कि वह अपना हाथ बाहर निकाल सकती थी। बाहर मिट्टी थी। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। हर मुट्ठी भर मिट्टी के साथ उम्मीद बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कपड़े फाड़े और उंगलियों में लपेट ली ताकि खुदाई में चोट न लगे। इधर राहुल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजेश के साथ बैठा था। उसका फोन फिर से बजा। एक फोटो मैसेज आया था। अवनी की सूजी हुई आंखें और पीला चेहरा बिल्कुल मृत जैसी लग रही थी। राहुल की चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर राजेश ने फोटो को ध्यान से देखा। रुकिए, कुछ गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है? राहुल ने आशा से पूछा। ये फोटो एडिट की हुई लग रही है। देखिए, बाईं आंख की पुतली थोड़ी असामान्य है और गर्दन पर जो निशान है वह बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अगर वह मर चुकी होती तो निशान ऐसे नहीं दिखते। मतलब वह जिंदा है? राहुल की आवाज में उम्मीद झलक रही थी। हाँ, यह फोटो सच्ची नहीं लगती। अपहरणकर्ता हमें धोखा दे रहे हैं। राजेश ने तकनीकी टीम को बुलाया। इस फोटो का मेटाडेटा चेक करो और जिस नंबर से आई है उसका लोकेशन ट्रेस करो। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई। फोटो में एडिटिंग के निशान थे और नंबर का लोकेशन नवी मुंबई का एक इलाका था। चलो, हमें तुरंत वहां पहुंचना है, इंस्पेक्टर ने कहा। अवनी लगातार खुदाई कर रही थी। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन वह रुकी नहीं। अब वह मिट्टी में कुछ फुट ऊपर आ चुकी थी। हवा का प्रवाह बेहतर हो गया था। तभी उसे ऊपर से कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। उसने खुदाई रोक दी और चुप हो गई। ऊपर दो नई आवाजें आईं। बॉस ने कहा है, जगह बदलनी है, पुलिस को शक हो गया है। पर लाश का क्या करें? उसे यहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। अवनी की समझ में आ गया वे उसे यहीं छोड़कर भागने वाले थे। यह उसका आखिरी मौका था। उसने जोरों से खुदाई शुरू कर दी। ऊपर के लोगों ने आवाज सुनी। क्या आवाज थी? शायद जानवर होगा, चलो जल्दी करो। अवनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मिट्टी ढीली हो रही थी। वह अब सतह के बहुत करीब थी। उसने एक लंबी सांस ली और आखिरी धक्का दिया। सतह पर मिट्टी हिली और अवनी का हाथ बाहर निकल आया। अरे, ये क्या? एक आदमी चिल्लाया। दोनों अपहरणकर्ता हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मिट्टी में से एक हाथ बाहर आ रहा है। अवनी ने जोर से चिल्लाया, मदद, मैं जिंदा हूं। दोनों आदमी भागने लगे, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर राजेश और राहुल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। रुक जाओ, हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर ने चिल्लाया। अपहरणकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल सीधे उस जगह की ओर भागा जहां से अवनी का हाथ दिख रहा था। अवनी, मैं आ गया हूं, वह चिल्लाया। उसने और पुलिस वालों ने मिलकर मिट्टी हटाई। कुछ ही मिनटों में ताबूत का ढक्कन खुल गया और अवनी बाहर आ गई। राहुल ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता था तुम जिंदा हो, राहुल रोते हुए बोला। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की।